हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा क्लाइमेटोलॉजी सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीट बजट के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हीट बजट होता क्या है। हीट बजट कुछ नहीं है, जैसे अगर हम अपने घर का बजट भी देखें, अगर हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो बजट क्या है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना बच रहा है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अर्थ को रिसीव होती है सन से। जो तो कंसेप्ट है हीट बजट का, उसमें ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी से हम डील कर रहे हैं, जो हमें सन दे रहा है। बेसिकली इफ द इनकमिंग हीट एंड आउटगोइंग हीट आर नॉट बैलेंस, तो क्या होगा, earth would getting either too warmer or cooler. Since they are perfectly balanced, the earth is neither too warm or nor too cold. तो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट होता है, जब इंसोलेशन यानी कि जो शॉर्ट वेव जो हमारे अर्थ पर आ रही हैं और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो यहाँ से ऊपर जा रही है, वो प्रॉपर बैलेंस रहे, तो उस चीज को हम कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। सबसे पहले कुछ की कंसेप्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला कंसेप्ट है इंसुलेशन। इंसुलेशन होता है जो भी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस हमारे यहाँ पे आ रही हैं अर्थ सरफेस पर, और वो एक प्रॉपर हीट बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंसोलेशन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है जब एक इनकमिंग सोलर वेव्स बाउंस बैक करती हैं सरफेस पे, और जो एटमॉस्फेयर पे स्ट्राइक होती है, जैसे अगर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से जो बाउंस बैक करके, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है। और दैट दे आर नॉट ट्रांसफर इनटू हीट। हीट वाला कंसेप्ट अभी इसमें नहीं आया है। एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मीन्स कोई जब चीज अपने अंदर कोई चीज समा ले। एब्सॉर्प्शन होती है जब रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो हीट एनर्जी में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। अगला है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होता है फैल जाना। स्कैटरिंग होता है सोलर वेव का जब रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं छोटे से ऑब्जेक्ट पे अर्थ एटमॉस्फेयर के, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, एरोसोल, जो डिस्पर्स हो जाते हैं सोलर वेव्स में हर डायरेक्शन में। दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्कैटरिंग। अगला है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज नथिंग बट इट रेफर्स टू अ लॉन्ग वेव रेडिएशन जो एमिट होता है अर्थ सरफेस पे। या तो वो अर्थ सरफेस से एमिट होगा या फिर वो एटमॉस्फेयर से होगा। जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट मीन्स होता है छिपी हुई। ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट होती है during the point where one substance is ready to change its state। कोई ना कोई सब्सटेंस अब इंटरनली अपना स्टेट चेंज करता है, तो सॉलिड लिक्विड पे जा रहा है या लिक्विड गैस पे जा रहा है। नेक्स्ट इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर। इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर एज हीट। जब कोई एनर्जी हीट से ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट में, बट अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर रही हो। अगर वो अपना स्टेट चेंज कर पा रही है तो दैट इज नॉन एज लेटेंट हीट ट्रांसफर। इफ नहीं चेंज हो रहा, दैट इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर, क्योंकि सेंसिबल है, अपना नहीं चेंज कर रहा। नेक्स्ट इज एमिशन बाय वेपर एंड क्लाउड्स। बहुत अमाउंट का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब रिलीज होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, उन रेडिएशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं और वाटर वेपर्स बनते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज आर एमिशन बाय वेपर्स एंड क्लाउड। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ठंड होगी, आज 12 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो बेसिकली क्या है, द इंसोलेशन इंट्रैक्शन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस जनरेट हीट। जब इंसोलेशन होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ इंसोलेशन क्या होती है। जब एटमॉस्फेयर पे आती है तो अर्थ सरफेस कुछ ना कुछ हीट बनाता है, हीट को जनरेट करता है। उस जनरेशन में कितना जनरेट करा, उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना इज नॉन एज टेम्परेचर। ठीक है। हीट सिग्निफाई करती है कि मॉलिक्यूल मोशन कैसे हो रहा है, द पार्ट ऑफ पार्टिकल्स विद द सब्सटेंस। वाइल टेम्परेचर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है कि कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, या फिर हम उसको डिग्री में या फिर फ़ारेनहाइट, इन तरीके से हम उनको क्वांटिफाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन को हम थर्मल इन्वर्जन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू रिवर्सल of a normal behavior of temperature in the troposphere. Troposphere is the closest region of the atmosphere of the Earth's surface, in which layer of cool air at the surface is superimposed by a layer of warmer air. Like there is a layer that is like bichi on the that earth, which is the cool air, and the surface is superimposed by the layer of warmer air. Thus the normal condition air temperature usually decrease। जैसे जैसे हाइट बढ़ती, जैसे जैसे हाइट ऊपर घटती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो
हाइट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट इज जैसे हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, इनको कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वर्जन होता है। आपने एल्बिडो इफेक्ट भी पढ़ा होगा। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज एल्बिडो इफेक्ट और कौन से रीजन में, कौन से स्नो, मतलब कहाँ एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा होता है। तो बेसिकली इन हिल्स एंड माउंटेन द phenomena called inversion, it occurs as the result of air drainage during the night. Cold air is generated in this air and pulled downward by the gravity. क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बहुत भारी होती है और वो नीचे की तरफ जाती है, तो हिल्स और माउंटेन में इन्वर्जन होता है। जब क्योंकि कोल्ड एयर बहुत हेवी है, डेंस है, तो वो वार्मर एयर को accumulate कर लेती है। This process is known as air drainage and serve as a protective measure for the plants, preventing them to harm by the frost. जो सम होता है सोलर रेडिएशन का, हीट बजट ऑफ द अर्थ का, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अर्थ का एटमोसफेयर बनाने में, वेदर कंडीशंस को जनरेट करने में। मगर ये सारी चीजें नहीं होंगी ना तो एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। ठीक है, अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पिछले साल पेपर में भी आया था, तो आपको इसी वे में लिखना है। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बन रहा है हमारा रेज, अगर ये हमारी अर्थ है तो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, या ऐसे बन रहा है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बन रहा है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। ऑब्वियसली बात है, जो हीट रिजर्व होती है वो डिपेंड करता है डे और नाइट पे, क्लियर स्काई पे, ओवरकास्ट पे, समर और विंटर्स में। समर्स में अगर बहुत ज्यादा सनशाइन रहती है तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और गर्मियों में अगर प्रॉपर इंसिडेंस का एंगल बनता है तो हमारा जो सनशाइन है उस पर टेम्परेचर काफी बिगड़ता है। अगला है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफेयर। एरोसोल्स होते हैं, जो स्मोक होती है, डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो हमारी ट्रांसपेरेंसी करते हैं। जैसे अगर बाई चांस स्मोक आ जाती है, स्मोक आने से क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे अगर आप गूगल मैप्स में देखते हो तो आपको वो विजिबिलिटी बताता है कि कितनी विजिबिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन टेक प्लेस इफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल हैपेंस टू वाटर वेपर, ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारी लाइट रिसीव होती है अर्थ में बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्लीज मेंशन व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसका फेनोमेना इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। अगला है लैंड सी डिफरेंशियल। जैसे एल्बिडो होता है लैंड का, वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्बिडो ऑफ ओशियंस। स्पेशली जो स्नो वाला एरिया होता है वो 70 से लेकर 90% तक इंसोलेशन करता है। एवरेज पेनिट्रेशन होती है सनलाइट की, वो 20 मीटर्स पे ज्यादा होती है, और लैंड पे एज कम्पेयर टू 1 मीटर पे होती है, क्योंकि लैंड ज्यादा जल्दी कूल हो जाती है और बहुत हीट मोर रैपिडली कंपेयर करती है ओशन से। In oceans, continuous convection cells helps in heat exchange between the layers, keep diurnal and annual temperature ranges low. Specific heat होता है वाटर का वो 2.5 मतलब 2.5 गुना ज्यादा होता है लैंड में इसका। तभी जो वाटर होता है वो बहुत टाइम लेता है हीटअप होने में और ठंडा होने में और गर्म होने में। नेक्स्ट आप प्रेवेलिंग विंड। विंड ट्रांसफर होता है एक लैटिट्यूड से अनदर लैटिट्यूड में। ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज। जो ओशियनिक विंड्स होती हैं उसमें कैपेसिटी होती है कि जो सी से कोस्टल का एरिया उसको मॉडरेट करने का। इस इफेक्ट को हम विंडवर्ड स्लाइड भी कहते हैं, कि जैसे जैसे हवाएं चलेंगी पानी का टेम्परेचर कम होगा और ठंडा होगा। जो लीवर्ड साइड है, झुकी हुई साइड है, उसमें इंटीरियर्स इतने जल्दी इफेक्ट नहीं देते और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। अगला है ओशियन करंट। ओशियन करंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को। जो एडजेंसेंट ऑफ लैंड एरिया होता है वहां पे थोड़ा ज्यादा रहता है। एल्टीट्यूड देखो, अब हाइट तो टेम्परेचर सबको पता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हम, क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। अब यही कश्मीर का टेम्परेचर देख लो और यही नीचे कन्याकुमारी का देख लो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वहां पे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। With the increase in height pressure force, the effect of greenhouses decreases and temperature decreases. Applicable only to the troposphere, not on atmosphere. The normal lapse rate होता है 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। बेसिकली क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड इट एक्सटेंड्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एंड रिसीव लोकली। स्लोप्स मोर एक्सपोज टू सन। जैसे जैसे जो स्लोप बहुत ज्यादा सन की तरफ होगा ज्यादा सोलर रेडिएशन लेगा और टेम्परेचर काफी इफेक्ट होगा। जो स्लोप डायरेक्ट रिसीव कर रहा है सनरेज उसमें थोड़ी सी ड्राइनेस होगी, क्योंकि मॉइस्चर चला जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन, ड्राइनेस, मॉइस्चर नहीं कम, इसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से।
यही बताना चाहता है। ये जो स्लोप होते हैं वो इरिगेशन में बैरन लैंड भी कर देते हैं कभी कभी। और ह्यूम्स अभी अगर ह्यूमन सेटलमेंट हो जाए तो ये चीजें कम है। ये जो डायग्राम है अगर पेपर में है तो प्लीज आप इसको बना लेना टू गेट मोर मार्क्स। नेक्स्ट इज मीन एनुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आइसोथर्म क्या होता है? आइसो प्लस थर्म। थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। तो आइसो मीन्स एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जहां पे इक्वल टेम्परेचर्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन एक टेम्परेचर का जो शो करता है मैप पे कि आइसोथर्म्स कैसे बिहेव करेंगे। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड इज नॉट कंसीडर, इसमें एल्टीट्यूड को हम नहीं लेंगे। ऑल द टेम्परेचर आर रिड्यूस एट द सी लेवल, बस इतना समझना है कि सी लेवल पे जो टेम्परेचर होते हैं वो कम हो जाता है। अगला है फीचर्स ऑफ आइसोथर्म। क्या होता है? जनरली पैरेलल्स को फॉलो करता है। आइसोथर्म का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है लैटिट्यूड से। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन हर लैटिट्यूड पे रिसीव होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइसोथर्म लाइन। अगला है सडन बेंड्स एंड ओशियन। अगर कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज में सडन बेंड हो जाता है, जैसे ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, टेम्परेचर अबव द ओशियन एंड लैंडमास बहुत ज्यादा वेरी करता है। मतलब सेम लैटिट्यूड पे सेम हीटिंग ऑफ लैंड पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये कहना चाहता है अगर ओशियन में बेंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज नैरो स्पेसिंग। नैरो स्पेसिंग क्या होता है? नैरो स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म्स इंडिकेट रैपिड चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर में रैपिड चेंज होगा नैरो स्पेसिंग हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट थर्मल रेडियंट। वाइड स्पेसिंग क्या होती है? ये इंडिकेट करता है बहुत स्मॉल। वाइड है तो स्मॉल चेंज करता है, वही अगर ये नैरो होगा तो ये कैसा चेंज करेगा? यस, रैपिड। ओके। और इसको लो थर्मल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स एनी चेंज। तो सबसे पहले हीट बैलेंस ऑफ अर्थ क्या होता है? एक अर्थ पे बहुत ज्यादा अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग प्लेसेस पे हीट बैलेंस काफी वेरी करता है। जो इनकमिंग होती है सोलर रेडिएशन वो एक सरफेस पे अलग है और वो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। कहीं ऐसे पार्ट होगा हमारे अर्थ का जहाँ पे सरप्लस ऑफ रेडिएशंस होंगे और कहीं ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी ऑफ रेडिएशंस होंगी। thus देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशंस बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ। अगर आप 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ भी लोगे ना रीजन का, तो देयर बहुत डिफरेंस है वहां पे भी। और पोल्स में हमेशा डेफिशिएंसी दिखेगी। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द पोल। द बैलेंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एज दिस इंश्योर दैट द ट्रॉपिक डजंट गेट एक्सट्रीमली हीट अप। अगर हमने बैलेंस मेंटेन नहीं करा, इट सिंपलीफाई मीन्स दैट देयर इज अ क्रूशियल heat up, there is an accumulation of excess heat, and this leads to that the area which are high altitudes do not get permanently frozen because of deficiency ratio. अगर हर जगह प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो हिल वाला एरिया है, एल्टीट्यूड्स वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया, वो तो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन की वजह से। तो प्रॉपर हीट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज का इंटरवेंशन ना हो। तो क्या क्या एक्टिविटीज का ऐसा इंटरवेंशन होता है जिसकी वजह से हीट बजट इफेक्ट होता है? जैसे कांस्टेंट हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होता है हीट बजट का, वो हेल्प करता है अर्थ इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बनाने के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल करने में। बट ह्यूमन एक्टिविटीज एक हीट बजट को आउट ऑफ बैलेंस कर देता है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे करंट सिनेरियो देखी जाए, टेम्परेचर 45-48 डिग्री क्रॉस कर जाता है राजस्थान जैसे एरिया में। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमने कुछ ऐसा करा है इन शॉर्ट जिससे हमारा हीट बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है, हीट बजट आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है। सबसे पहले क्यों होता है? ग्रीन हाउसेस की वजह से बहुत ज्यादा एमिशन होता है CO2 का, एल्बिडो का, मीथेन का, वाटर वेपर्स का। इससे क्या होता है? अर्थ में ना पॉल्यूशन की वजह से एनर्जी ट्रैप हो जाती है। अगर अर्थ में कोई एनर्जी आ रही है तो वहीं रुक गई पॉल्यूशन की वजह से, वो वापस नहीं जा पाई। अगर वो वापस नहीं जा पाई तो उसने बहुत ज्यादा हीट को जोड़ के रखा। दैट वाई ग्रीन हाउस गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा हीट बजट को बिगाड़ने का। नेक्स्ट इज एल्बिडो इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होता है, जैसे स्नो कवर को कम करता है, ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है? हमारी जो हीट होती है वो बिल्कुल की पूरी तरीके से हमारे प्लानिट पे अब्सॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज एरोसोल्स। एरोसोल्स मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक एरोसोल स्कैटर्स करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को। ठीक है, जैसे कुछ एरोसोल्स होते हैं जो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। एरोसोल्स बेसिकली स्कैटर कर देते हैं सोलर रेडिएशन को और कूलिंग इफेक्ट देते हैं। हाउएवर स्ट्रांगली एब्जॉर्बिंग एरोसोल्स हैव अ वार्निंग इफेक्ट।
अगला है इवेपोरेशन। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ता जाएगा। इवेपोरेशन का अगर रेट बढ़ा तो एटमॉस्फेयर में ट्रैप सोलर रेडिएशंस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर यहाँ से मेरा इवेपोरेशन बढ़ रहा है, ऊपर क्लाउड्स में जाके ट्रैप्ड हो रहा है, क्लाउड्स क्या कर रहा है, वापस उसको भेज रही है। इस कारण बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। अगला अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ हीट बैलेंस। कंसेंट्राइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज में होना, रोड्स का पैटर्न चेंज होना, पॉल्यूशन बढ़ना, बिल्डिंग्स होना, डिफोरेस्टेशन होना, ट्रीज नहीं लगाना, इससे हमारा हीट बजट होता है। दिस इज बिकॉज क्लियर ग्राउंड एज हायर एल्बिडो रिफ्लेक्ट्स बैक मोर रेडिएशन। Thank you. If you liked my video, please do subscribe to my channel, share with your friends, and please don't forget to like and comment. Thank you.